हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट अपना। क्या दे रखा है इन्होंने कहा कि द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, हमें रेंज निकालनी। तो गाइस हमें जो इक्वेशन दे रखी है, इन्होंने इक्वेशन क्या दे रखी है, y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसी ऐसी हमारे पास एक इक्वेशन है और वो क्या देती है कि y इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा इंटू नेक्स्ट क्या होता है अपना 1 - x/r। ठीक है गाइस, हम कर चुके हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि अब हम बस क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है और 2 है कंपेयर कर देंगे। तो जब हमने कंपेयर किया तो सबसे पहले तो इसको खोल के ही लिख देते हैं, y इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा और माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टेंजेंट थीटा बाई आर। और जो आर क्या होती है वो रेंज है ना, हम कर चुके ये चीजें। तो बस जस्ट क्या है, वैल्यू पुट करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू मेरा ए आया, और जब मैं एक्स के का कोफिशिएंट की बात करूँ तो टेंजेंट थीटा बाई आर इक्वल टू मेरा क्या आया, बी आया। तो अब मुझे निकालना क्या है, रेंज ही तो निकालनी है मुझे। बस अब मुझे क्या जोड़ तोड़ करना, टेंजेंट थीटा की वैल्यू ए पुट कर दूंगी इस इक्वेशन में। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे पुट किया टेंजेंट थीटा की वैल्यू ए बाई आर इक्वल टू बी, तो आर मेरा क्या हो जाएगा, ए बाई बी। तो रेंज क्या होगी, ए बाई बी। देखते हैं क्या कोई आंसर है। हाँ, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन अपना क्या है, सेकंड क्वेश्चन अपना है कि if two equally if two equal perfectly elastic bodies impinging directly then after impinging, मतलब इसका मतलब है impingement ने कोलिजन टकराती हैं। यदि से हिंदी में, यदि दो समान पूर्णतया प्रत्यास्थ पिंड सीधे टकराते, एक दूसरे से सीधे टकराते हैं, दोनों का मतलब इक्वली परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज है, तो ये क्या होगा, both interchange their velocity, both come to rest, velocity of both don't change, none of them। तो हमें पता है जैसे ही हमारे जो परफेक्टली इन इलास्टिक बॉडी होती है, मान ली एक बॉडी ये है दूसरी बॉडी ये है, जैसे ये एक दूसरे से टकराती है डायरेक्टली, परफेक्टली इलास्टिक है, तो इनकी क्या होती है, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट है ये। नेक्स्ट देखिए गाइस, नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना 3 है, इसमें क्या दे रखा है, इन्होंने कहा कि द रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू इज आर। if p is reversed, q remaining the same, the new resultant become r dash। तो r vector is perpendicular to r dash। तो p और q के मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड का रेशियो बताना। तो अब मेरे को पता है कि जब r स्क्वायर मेरे को रिजल्टेंट दे रखा है किसका, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कोस अल्फा, मान लिया अल्फा द एंगल बिटवीन p एंड q। एक इक्वेशन होगी। अब दूसरी ने कहा कि p को रिवर्स हो जाता है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि पी रिवर्स हो जाता है। तो अब मेरे को पता है कि जब हम इसमें जो लेते हैं, ये मेरा पी होता है और ये मेरा क्या होता है, क्यू होता है, और इन दोनों का रिजल्टेंट ये अपना आर होता है, और ये एंगल होता है सॉरी, जो ये पूरा एंगल होता है वो होता है अल्फा। अल्फा इज द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, दो फोर्स। तो कह रहे हैं कि पी की डायरेक्शन ये है, अगर इसकी डायरेक्शन कह रहा है रिवर्स हो जाती है, तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है तो माइनस साइन हो जाएगा, तो पी का तो माइनस पी हो जाएगा, और क्यू कह रहा है कि सेम ही रहेगा। तो अब जो नया रिजल्टेंट निकल के आएगा वो देखिए क्या होगा, जो नया रिजल्टेंट निकल के आएगा वो तो क्या हो जाएगा, आर डैश दिया है नाम, पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर माइनस 2p, क्यू इक्वेशन 2 होगी। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो आर स्केयर प्लस आर डैश का स्केयर इक्वल टू 2 टाइम ऑफ पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर। अब इसने ये कंडीशन दी है कि जो आर वेक्टर है और आर डैश वेक्टर है, आर परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर होंगे। और दूसरी बात क्या है कि हमें ये इक्वेशन दे रखी है और एक ये कंडीशन होगी, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, तो जो इन दोनों का जो रेशियो होगा मेरा वो एक ही होगा कि 1:1। जो दोनों ये मेरे वेक्टर हैं पी और क्यू, उनके मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या होगा, 1:1। तो कौन सा ऑप्शन गाइस, बी, ये अपना ये रिजल्ट होता है डायरेक्टली। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है मेरे को, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इन क्वाइट लेक। एक शांत झील है, ठीक है, शांत तालाब है। इसने कहा कि शांत झील और एंड वेव्स मूव इन सर्कुलर एट द स्पीड
5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एक तरीके से इन्होंने कहा है कि जो वो मूव कर रही है सर्कुलर उसमें या वृत्ताकार तरंगे चल रही हैं किस स्पीड से, किस रेट से, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से, ठीक है। तो अब इसने आगे क्या बोला है, एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव, ये कह रहा है कि जो वृत्ताकार तरंग है उनका जो रेडियस है, उनका जो मतलब घेरा लगा लो, त्रिज्या लगा लो, वो क्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर। अब ये घूम फिर के हमारे पास क्या है, सर्कुलर की तरफ से आ रहा है, तो रेडियस इसने क्या दे दी, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा इन्होंने कहा कि जो सर्कुलर में मूव कर रहा है, स्पीड किस की है, 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या होगा, dr/dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस क्या, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। यही तो बोल रहा है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब ये जो रेडियस है वो एक तरीके की डिस्टेंस ही तो है। अब जो ये स्पीड बोल रहा है तो dx/dt, dr/dt वो स्पीड ही तो होगी अपनी। तो अब इसने नेक्स्ट क्या बोला, नेक्स्ट क्या बोला हमने, वेव इज हाउ फास्ट इज इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। ये कह रहा है कि कितना जल्दी अपना जो एरिया इंक्रीज होगा। अब मेरे को पता है जब सारी बातें सर्कुलर की हो रही हैं तो एरिया क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर। अब दूसरी बात इन्होंने कहा कि हाउ फास्ट इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीज, एरिया इंक्रीज का मतलब यही है कि ये हम अपना क्या होगा, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि हाउ फास्ट इज इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीज, तो यही क्या सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो क्या होगा, इसको मैं इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट कर दूंगी विद रिस्पेक्ट टू टी, तो पाई इंटू 2r इंटू dr/dt। बस अब करना ही क्या है, अब देख लेते हैं, सिंपली हमने वैल्यू पुट करनी है। ये तो अपना क्या हो गया, पाई हो गया, 2 इंटू आर कितना है, 8 है, dr/dt कितना 5 है, 8 दूनी 16, 16 पंजा 80, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें तो इतना कुछ लॉजिक वाली बात ही नहीं थी, बस सीधा ही पूछ रखा था कि सर्कुलर बोल रहा है और रेडियस दे दी इसने, और दूसरा बोला कि मूव इन सर्कल एट द स्पीड, इस स्पीड से कर रहा है। तो इसका मतलब जब सर्कल है तो dr/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ही हो गया मेरा। तो एरिया मेरे को क्या दे दिया, पाई आर स्क्वायर दे दिया, पाई आर स्क्वायर देती है। अब मेरे को पता है कि इसने ये बोला कि हाउ फास्ट इज इनक्लोज, कि कितना जल्दी, तो वही है मतलब टाइम का ही चक्कर है, तो टाइम की बात आती है तो विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, dA/dt इक्वल टू, क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज तो हम डेरिवेटिव से ही निकालते हैं ना, ऐसे लगा लो आप दिमाग में, dA/dt इक्वल टू घट रहा है या बढ़ रहा है, ऐसे ही किस गति से घट रहा है बढ़ रहा है, तो dA/dt इक्वल टू पाई इंटू 2r, सीधी वैल्यू पुट कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं गाइस। तो नेक्स्ट अपना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक कण जो विराम अवस्था में, ये कह रहा है कि एक पार्टिकल है वो अभी रेस्ट में, ठीक है, एक नल समतल पर है जो क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाता है, कि कोई नल है वो समतल पे है, ठीक है, और वो क्या है कि हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। यदि कण फिसलना शुरू कर दे, ये कह रहा है कि अगर नल अपना फिसलना शुरू कर दे कण, तो उस समय कण का त्वरण क्या होगा जब समतल का क्षैतिज से कोण 60 डिग्री कर दिया जाए, तो ये कह रहा है। तो अब देखिएगा, सबसे पहले तो मेरे को डायग्राम ही बनाना पड़ेगा। तो जैसे ये क्या है कि अपना हॉरिजॉन्टल हो गया, अब ये हमारा क्या है, यहाँ पे मेरा जो एक तरीके से वो जो कण है ना वो रखा हुआ है, ठीक है, क्षैतिज के एंगल क्या है 30 डिग्री, नल अपना यहाँ पे, ठीक है। ये कह रहा है कि अभी फिसल नहीं रहा है। तो अगर आपको ध्यान हो तो अगर मैं जब मैं म्यू की बात करती हूँ तो इसमें जो होता है म्यू इक्वल टू, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वाली सी वैसी ही बू आ रही है, मैं क्यों ऐसे ही तो करा कि फिसलना शुरू कर दे, और तो हमने इसी में किया था। तो हम मेरे को पता है कि टी इक्वल टू टेंजेंट साई अपना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो म्यू इक्वल टू टेंजेंट 30, ठीक है, ये चीज तो मेरी आ गई। अब नेक्स्ट ये कह रहा है कि जो ये पार्टिकल अभी तो रेस्ट में, अभी ये कह रहा है कि फिसलना शुरू कर दे, तो फिसलना शुरू कर दे इन द सेंस कि क्या हो गया, तो जो ये वाला गैप है ना बढ़ता जाएगा, तो मतलब जो ये एंगल है, ये कह रहे हैं यदि कण फिसलना शुरू कर दे तो उस समय कण का त्वरण क्या होगा, कि एक्सेलरेशन क्या होगा जब समतल का क्षैतिज के साथ एंगल क्या हो जाए 60। अगर मैं ये एंगल 60 कर दूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, जो समतल जो ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये सरफेस क्या होगा ऊपर उठेगा और ये फिसलना शुरू कर देगा, तो एंगल कितना हो गया अपना 60। तो दिस इज द एंगल, ठीक है। तो अब जो जो फोर्स सॉरी फ्रिक्शन का जो एंगल होता है वो तो अपना क्या इनिशियली हो गया था। तो अब देखिए मेरे को, मैं क्या कर रही हूँ इसमें, तो ये नीचे की तरफ फिसलेगा, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेरा अपोजिट लगेगा, ठीक है। तो अगर और जो होता है मेरा वेट जो होगा वो नीचे की तरफ होगा,
और जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी वो क्या होगी, ऊपर की तरफ लगेगी। ठीक है, तो देखिए गाइज, अब जो होगा ये जो मेरा जो वेट होगा, वेट तो क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, वो तो mg हो गया। अब जो ये एंगल थीटा है, अब जो ये एंगल थीटा है मेरा, तो अब देखिए, अब ये है ना, तो जो मेरा एंगल थीटा है, तो देखते हैं ये जो एंगल के साथ है, यहाँ पे mg इसका रिजल्टेंट है, तो mg cos थीटा हो गया। और जो इसके वर्टिकल में तो क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा हो गया। ठीक है, इधर मेरा क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो mg के दो कंपोनेंट हो गए मेरे को। तो अब मेरे को क्या है कि मुझे क्या निकालना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये हो गया मेरा, ये हो गया मेरा वेट का कंपोनेंट, दूसरा वेट का कंपोनेंट ये होगा। अगर बॉडी को मूव करना है, अगर ये कह रहे हैं कि बॉडी मूव करनी है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि, तो गाइस हमें ये पता है कि जो ये हमारा होता है फ्रिक्शन का, तो हम जो इसमें मैक्सिमम फ्रिक्शन की जब हम बात करते हैं तो ऐसे ही तो करते हैं ना, कि क्या, कि जो अपना एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब यही है ना कि जस्ट स्लाइड होना शुरू हो जाए, उसके लिए तैयार हो जाए, तो फिर इसको ऐसे बोलते हैं म्यू एल या एस बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, म्यू सिंपली रख लो, और इनटू नॉर्मल फोर्स। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो अब मेरे को पता है कि जैसे एफ एल लिमिटिंग की बात है, म्यू एन है। ठीक है, तो अब जो एन क्या, नॉर्मल रिएक्शन, और जो नॉर्मल रिएक्शन अपनी किसके बराबर है, एम जी कोस थीटा के, एम जी कोस थीटा के। और ये मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसको एफ एल लिख दूं, या फिर मैं यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो यहाँ अपोजिट में लगा हुआ है इसको ऐसे लिख दूं, तो मेरा क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एम जी कोस थीटा। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे वैल्यू आ रही मेरी, अगर मैं इसको दोबारा से करूँ कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही मेरी इंक्लाइंड प्लेन पे है बात, ठीक है, तो ये हो रहा है। तो अब मेरे को पता है कि जो इधर अपोजिट में मेरा है कि म्यू एम जी कोस थीटा लग रहा है, इसके आगे लग रहा है एम जी साइन थीटा, और ऊपर से मेरे को ये बोल रहा है कि बॉडी क्या है, और ये कि मूव करनी चाहिए। तो मूव करने के लिए तो ये वाला ज्यादा होना चाहिए और ये वाला कम होना चाहिए। तो फिर अगर मेरे को अगर मैं बात करूं नेट फोर्स की, अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, m इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स ही तो होता है। तो फिर वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से बात करूं तो वो हो जाएगा मेरा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कोस थीटा। क्यों, इसने यही तो बोला है ना, इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि फिसलना शुरू कर दे। फिसलना तो तभी शुरू करेगी जब यहाँ पे ऐसी कंडीशन होगी। तो अब मेरा क्या है कि मैं यहाँ एम से एम कैंसिल कर दूंगी, हर जगह से कॉमन लेके, ओ सॉरी म्यू कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ए क्या हो जाएगा मेरा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। अब थीटा ये कब फिसलना शुरू कर रहा है, फिसलना कब शुरू कर रहा है, फिसलना शुरू करता है जब एक्स ये सॉरी एक्सिस से कोण 60 हो जाए। ठीक है, एक्सिस के साथ साथ कोण 60 हो जाए तो फिसलना शुरू करता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60। अब ये जो टेंजेंट साई है ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, सिंपली क्या होता है, जो बॉडी के साथ बॉडी मूव नहीं कर रही है, अभी एट रेस्ट है, बॉडी मूव नहीं कर रही एट रेस्ट है, तो वो क्या होता है अपना एंगल, वो होता है मेरा, और फोर्स एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये वो वाला होता है कि अभी तक मूव करना शुरू नहीं किया है इसने बॉडी ने, कि जैसे ये है। ठीक है, तो अगर मेरे को लग रहा है कि बॉडी इस तरफ मूव करेगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ होगा, नॉर्मल रिएक्शन ये होगी। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के जो दोनों का रिजल्टेंट होगा ना, जो ये वाला एंगल होता है ये होता है साइन, ये होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का एंगल। और ये तब होता है कि जब बॉडी मूव नहीं कर रही है, अभी जस्ट अभी शुरुआत करेगी, तो शुरुआत करने के बाद तो हम कंपैरिजन करते, तो ये तो मेरा स्टार्टिंग से ही निकल गया। ठीक है, तो इसने ये कहा, तो एक कण विराम अवस्था में, जब विराम अवस्था में है तो मेरा क्या निकल के आया वहां से, एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकल आया कि म्यू इक्वल टू टेंजेंट 30 है ना। और जब बॉडी क्या की मूव करने की स्थिति में, तो मूव करने की स्थिति में ये एंगल मेरा बढ़ गया, मूव तब करेगी कब, एंगल क्या होगा 60। तो सिंपली क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो ए इक्वल टू जी साइन 60। अब म्यू की वैल्यू क्या होगी, टेंजेंट 30, वो तो आएगा मेरा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इंटू जी कोस 60। तो डायरेक्ट अपना यहाँ से जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो गाइस मैं सीधा ही लिख रही हूँ 98/10√3 मीटर पर सेकेंड स्केयर। ठीक है, तो देखिए कौन सा आंसर हमारा 98/10 मीटर पर सेकेंड स्केयर, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट।
तो करना कुछ नहीं है, ये मैंने अभी जैसे ये कंसेप्ट कर भी चुके हैं हम, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोबारा बता ही देती हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे कंसेप्ट याद रहने भी चाहिए कि जब बॉडी जस्ट स्लाइड है, ये मूव तभी करेगी, मेरी ये बॉडी मूव तभी करेगी जब क्या होगा, अगर मेरा जो एंगल है, मतलब जो ये आगे वाला पुलिंग फोर्स है, और ये एंगल पे डिपेंड करेगी, मैं तो कि जितना एंगल बढ़ा दूंगी ना मैं, उतना ये स्लिप हो जानी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले जो जो मैंने बात की है, सबसे पहले मैंने बात की जो यहाँ पे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो वो तो मेरा क्या होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो मेरा तभी हो जाएगा जब ये बॉडी क्या थी, आराम अवस्था में थी, विराम चल रही थी, तो फिर वहां से मुझे ये मिल गया कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन मेरा म्यू इक्वल टू टेंजेंट 30 है, कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की फ्रिक्शन कितना लगेगा, वो तो मेरा ये हो गया, ठीक है। अब जस्ट इससे ज्यादा एंगल मिलते और बॉडी विराम अवस्था में रहेगी इस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे, जैसे ही मेरा एंगल इससे ज्यादा बढ़ जाएगा तो बॉडी क्या होना शुरू हो जाएगी, जैसे ही मेरा एंगल फ्रिक्शन के कोफिशिएंट से आगे बढ़ता जाएगा तो मेरी क्या हो जाएगी, बॉडी मूव करना शुरू कर देगी। फोर्स ऑफ, अब मेरे को पता है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो होता किसके बराबर है, म्यू इंटू एन, या नॉर्मल रिएक्शन, कई बार म्यू इंटू आर भी लिख देते हैं, वो वाली भी बात नहीं है, तो एफ बाई आर लिख देते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, इसको इससे रिप्लेस कर दो, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, मुझे कोस थीटा तो सीधा पुट कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण एक सरल रेखा में x इक्वल टू 4t³ प्लस 2t प्लस 5 की गति पर जा रहा है, x इक्वल टू मीटर में है तथा t सेकंड में, 4वें सेकंड का कण का औसत त्वरण क्या होगा। अब मेरे को पता, सबसे पहले तो मैं x ही लिख देती हूँ, x क्या दे रखा है, 4t³ प्लस 2t प्लस 5, तो मेरे को त्वरण निकालना है, तो त्वरण तो क्या होगा, dv बाई dt होगा, dv बाई dt क्या होगा, डी एक्स स्केयर, त्वरण तो मेरा ये होगा डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले यही निकालती हूँ, तो 1 मिनट गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा सा नहीं लग रहा, हाँ अब ठीक है। अब देखिए क्या करती हूँ, तो मैं सबसे पहले तो क्या लिया मैंने, डी एक्स बाई डी टी निकाला, तो क्या हो जाएगा 12t² प्लस 2, ठीक है। अब मैंने दोबारा निकाला डी दोबारा निकाला मैंने, एक्सेलरेशन निकाला ना मुझे, डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर, तो क्या हो जाएगा 24t, और ये मेरा एक्सेलरेशन हो गया। अब देखिए इसने ये कहा है कि इसने ये बोला कि तब 4वें सेकंड के कण का औसत त्वरण क्या होगा। अभी तो चौथा सेकंड तो कंप्लीट हुआ ही नहीं, चल ही रहा है, तो इसको निकालने का, जब मेरे को निकालना है कि औसत एक्सेलरेशन, जब मेरे को निकालना है कि औसत एक्सेलरेशन या औसत त्वरण की बात हो रही है, तो मैं इसको निकालने का यही तरीका होता है गाइज कि इससे पहले वाला 3वें सेकंड में और जो चल रहा है उसका 4वें सेकंड में, इन दोनों का एक्सेलरेशन जोड़ के, दोनों का त्वरण जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूंगी तो औसत आ जाएगा मेरा। क्या है गाइज, इसमें ये बोला है ना इसने कि चौथे सेकंड में कण का औसत त्वरण निकालना है, तो चौथे सेकंड में कण का औसत त्वरण जब हम निकालेंगे, तो चौथा सेकंड का मतलब अभी चल ही रहा है ना चौथे सेकंड में, तो फिर क्या हो जाएगा, जिस सेकंड का पूछा है, मान लिया nth सेकंड का पूछा है, तो उससे पहले वाले का और उसका दोनों का ऐड करके अगर हम डिवाइड कर देंगे तो मेरा औसत एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो मेरे को पता है, देखिए 24 टी है, तो टी की जगह पे एन टाइम क्या है, तीसरे सेकंड का पूछ रखा है 3 का, और चौथे सेकंड का फिर क्या हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड किया तो मेरा क्या हो जाएगा डायरेक्ट ही, तो मेरा कितना आंसर आ जाएगी 72 प्लस 96/2 इक्वल टू मेरा हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्केयर, ठीक है। तो मेरा ये हो जाएगा, देखिए कौन सा है ऑप्शन 84 मीटर, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, यही पूछा है कि इन्होंने कि क्या है, तो इसमें तो यही था कि ये पूछ रहे कि 4वें सेकंड में कण का औसत क्या होगा, तो हम तो सिंपल क्या है, हमारे दिमाग में आता नहीं, तो 24 को 4 से गुणा करके भाग आते, बी ऑप्शन लगा देते, लेकिन नहीं ऐसे नहीं करना, हमें क्या करना, हमें ये पूछा कि चौथे सेकंड में, तो इसमें करने का तरीका ये, तो जिससे गाइस थोड़े थोड़े से ये कि फिजिक्स से रिलेटेड से है कॉन्सेप्ट, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है अपना, लेकिन अपना सिंपल ही आएगा। तो इसने ये कहा है कि nth सेकंड में, तो nth सेकंड में पूछा है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो इसका जो मेथड होता है करने का वो ये होता है कि जिस सेकंड में पूछा है और उससे पहले वाले सेकंड में, फिर दोनों के सम को डिवाइड कर देंगे हम दो से, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, एक कण एक समान त्वरण से चलते हुए पहले और दूसरे सेकंड में क्रमशः 20 और 60 मीटर दूरी तय करता है, कण का प्रारंभिक वेग क्या होगा।
इसने हमें क्या कि हम इसने हमसे पूछा है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। प्रारंभिक वेग तो यू से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन इसने क्या है कि कांस्टेंट चल रहा है अपना, ठीक है। एक कण समान त्वरण से चल रहा है पहले और दूसरे सेकंड में, ठीक है। जो फर्स्ट सेकंड की बात कर रहा है तो 1 सेकंड है, ठीक है। तो इसमें दूरी कितनी तय कर देता है, ये 20 मीटर कर रहा है। अब दूसरे सेकंड में अकेले अगर मैं बात करूं, देखिए गाइज, अगर मेरे को T2 की बात आ रही है तो T2 तो मेरा क्या होगा, 2 सेकंड। पहले सेकंड में T2, जब मैं सेकंड की बात करूँ 2 सेकंड, तो दूरी कितनी तय की इसने, S1 प्लस S2, तो कितनी हो जाएगी 80। 80 क्यों हो गई गाइज, क्योंकि गाइज देखिए हमें पता है जो ये है से, ये T1 सेकंड है, ये T2 सेकंड है। इसमें इसने S1 की और सिर्फ पहले सेकंड में इसने S1 दूरी तय की, दूसरे सेकंड में इसने S2 दूरी तय की। अब जब मैं बात कर रही हूँ, जब मुझे निकालना होगा डिस्टेंस, जब मैं निकालूंगी तो मेरा जो T1 के केस में तो मैं S1 ले लूंगी, ठीक है। लेकिन T2, जब मैं T2 टाइम, या तो मैं यहाँ पे 1 ही सेकंड लूँ तब निकालूं मैं, लेकिन T2 जब मैं ये कह रही हूँ कि 2 सेकंड, 2 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, पहले वाले सेकंड में और दूसरे वाले सेकंड में, दोनों की ऐड करेंगे। तो देखिए गाइस, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ GT² या AT², कोई बात नहीं है इसमें, 80 लिख देते हैं गाइज, क्योंकि यहाँ पे इसने सिंपल ही बोला है कि समान त्वरण से चल रहे हैं, ठीक है। तो AT², तो फर्स्ट वाला तो यही कि S1 डिस्टेंस है, T1 है और ये भी T1 है मेरा। तो S1 कितना है 20, U मुझे निकालना है, ये टाइम कितना 1 सेकंड प्लस हाफ ऑफ A अपना सिमिलर ही है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। एक इक्वेशन आ गई मेरी यहाँ से, एक इक्वेशन मेरी आ गई यहाँ से, 2U प्लस A इक्वल टू 40, एक इक्वेशन मेरी आ गई। दूसरी क्या है, मेरे को पता है कि S2 इक्वल टू U T2 प्लस हाफ ऑफ A T2², ठीक है। तो S2 कितना है 80, U, क्योंकि सेकंड भी तो 2 ले ली मैंने, इंडिविजुअल अगर 1 सेकंड की बात करें तो S1 S2 ही लेंगे हम। लेकिन S1 क्या हो जाता है, एक पॉइंट से कहीं किसी निश्चित स्थान तक की दूरी है ना। S2 क्या हो जाएगा, पहले वाला भी ऐड होगा, दूसरे वाला भी ऐड होगा मेरा, ठीक है। तो हाफ ऑफ A इंटू 2 का स्क्वायर। तो दूसरी इक्वेशन मेरी यहाँ से आ जाएगी, क्या आ जाएगी गाइस, देखिए 2U प्लस 2A इक्वल टू 80, मेरे को यही लग रहा है। तो इन दोनों को जब मैं सोल्व करूंगी 2U और इसको, तो मेरे U की वैल्यू आ जाएगी गाइज, क्योंकि 2 ही वेरिएबल है और 2 ही इक्वेशन है, तो मेरी U की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइज, यहाँ से U इक्वल टू 0 आएगा मेरा, ठीक है। तो सॉरी, जब मैं करूंगी तो U की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, 0 ही आएगी। करके देख लेना, मैंने कैलकुलेशन नहीं की लेकिन होगा यही मेरा, ठीक है। तो नेक्स्ट गाइज देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक पिंड बारी बारी से समान वेग से दो विभिन्न कोणों पर फेंका जाता है, यदि दोनों बार ही परास समान हो और उड्डयनकाल T और T डैश हो तो R क्या होगी। R का मतलब यही है ना कि रेंज ही तो पूछा इसने, रेंज ही पूछा इसने, ठीक है। R रेंज ही, और यही कह रहा है कि उड्डयनकाल क्या है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो रहा है कि एक बार T है और एक बार T डैश है, ठीक है। और बारी बारी से समान वेग है, वेलोसिटी भी सेम इनकी, लेकिन एंगल डिफरेंट है, एक थीटा 1 है तो एक थीटा 2 है। तो अभी देखते हैं क्या करेंगे इसको। तो गाइस हमें ये पता है कि जो रेंज अपने तो क्या होती है, वो होती है हमारी, सॉरी, U² sin 2 अल्फा, रेंज होती है हमारी U² sin 2 अल्फा बाई जी, ठीक है। U² sin 2 अल्फा बाई जी। अब एक ये भी बात है, हमें अगर हम बेसिक से जुड़े हुए हैं तो हमें कोई समस्या नहीं कि कोई दो पिंड है, ठीक है, वो क्या है कि समान वेलोसिटी से फेंके जा रहे हैं, वेलोसिटी समान है उनकी, ठीक है। तो अब जैसे मैंने जैसे प्रोजेक्टाइल किया तो हम करते थे कि मान लिया दोनों समान वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से है, तो मेरे को पता है कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अल्फा है, और जो हम लेते हैं ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। एक एंगल अगर अल्फा है तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस अल्फा। तो ये कह रहा है कि वेलोसिटी समान है लेकिन एंगल डिफरेंट से फेंके जा रहे हैं। एक वो क्या होगी, एंगल अल्फा से फेंक दे, दूसरा क्या होगा, मेरे पास दो ही पॉसिबिलिटी है कि 90 माइनस अल्फा से फेंकते बस। अब मैं, मुझे यही इसमें ट्रिक था कि ये जो प्रोजेक्टाइल किया मैंने इस तरीके से फेंक दिया, दूसरा मैंने फेंका कि 90 माइनस अल्फा से फेंक दिया मैंने। तो फिर और इन्होंने एक बात, ये क्या क्या बोला इन्होंने, ये भी दोनों बार ही परास समान हो, ये कह रहे हैं कि रेंज अगर समान हो तो देखिए कैसे करेंगे। तो मेरे को पता है कि U² वेलोसिटी समान है,
तो मैं मान लेती हूँ कि पहला है जो वो 90 माइनस अल्फा के एंगल से जा रहा है, ये तो नीचे जी रहेगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, दूसरे की वेलोसिटी समान इनटू साइन टू अल्फा, वो अल्फा एंगल से ही फेंका जा रहा है, तो ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें यहाँ से मेरा निकल के क्या आएगा, क्या मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है। तो देखिए ये हो गया मेरा। अब दूसरी चीज इसने क्या कही है, दूसरी चीज इसने कही यदि दोनों बाहरी प्रास समान और उड्डयन काल टी और टी डैश हो। अब ये कि टाइम ऑफ लाइट, अब मेरे को पता है कि टाइम ऑफ लाइट मेरा क्या होता है, टाइम ऑफ लाइट होता है 2u साइन अल्फा बाई जी, ठीक है, साइन अल्फा बाई जी। तो अब मेरे को पता है कि एक बार तो मैं इसको टी मान लेती हूँ जब ये अल्फा एंगल से जा रहा है, और दूसरी बार ये कह रहा है कि जब ये 2u, जब ये 90 माइनस अल्फा से जा रहा है, तो मैंने मान लिया कि ये टी डैश है, ठीक है। ये दोनों में ये वाली चीज हो रही है, ठीक है। तो अब देखिए आगे, अब इन्होंने पूछा हमसे क्या है कि आर। तो जब हम इसमें जो टी डैश की बात कर रहे हैं, तो मेरे को ये पता है कि 2u साइन 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, क्या 2u कोस अल्फा बाई जी नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं रेंज, रेंज पे आ जाते हैं हम। तो रेंज पे हमें ये पता है कि यू स्केयर साइन 2 अल्फा बाई जी है। तो साइन 2 अल्फा को हम खोल लेते हैं कैसे, साइन 2 अल्फा 2 साइन अल्फा कोस अल्फा और डिवाइड बाई जी हो जाता है, ठीक है। यही चीज है ना, यही करते होते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे इसमें। तो अब मैंने क्या किया, सिंपली अगर मैं यूज के यू 2u साइन अल्फा बाई जी इंटू यू, और मान लिया मैं 2 से डिवाइड कर दी क्योंकि मुझे दोनों ही सेम लेने, 2u कोस अल्फा बाई जी कर दिया मैंने, ठीक है। तो मेरे को पता है कि 2u कोस अल्फा बाई जी को तो मैं रिप्लेस कर दूंगी टी डैश से, और जो दूसरा है, दूसरा क्या है, दूसरा मेरा है कि ये जो देर का टी को मैं रिप्लेस कर दूंगी 2u साइन अल्फा से। तो देखिए मेरा क्या आ जाएगा, और निकाल क्या रहे हैं यहाँ पे हम, रेंज। तो रेंज इक्वल टू 1/2, 1/2 तो बाहर आ गया मेरा, और 2, और नीचे एक और बात है, जो ये नीचे अपना एक ही जी था, तो ये मैंने 2 बार जी लिख दिया, तो एक बार क्या होगा एक्स्ट्रा मुझे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे जी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना ऊपर यहाँ पे। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब मैं बात कर रही हूँ तो देखिए क्या आ जाएगी, हाफ इंटू जी, इसकी वैल्यू ये और ये तो मैंने उठा लिए। अब जो इसकी वैल्यू क्या है इंटू टी है, और इसकी वैल्यू क्या है इंटू टी डैश है। तो रेंज मेरी क्या आएगी, हाफ जी टी टी डैश। तो देखते गए जैसे कोई है क्या, हाफ इंटू टी टी, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो किया कैसे, कुछ नहीं, बस हमने ये कहा कि दोनों पिंड समान वेग है, वेलोसिटी तो सेम है उनकी, दोनों की वेग तो सेम है, लेकिन अलग अलग कोण से, एक एंगल अल्फा से फेंका तो दूसरा 90 माइनस अल्फा से, क्योंकि मैक्सिमम एंगल फेंकने का 90 हो सकता है, इसलिए लिया इसने कि मैक्सिमम एंगल किसी भी चीज को फेंकने का, या तो हॉरिजॉन्टल फेंक दो, या किसी एंगल पे प्रोजेक्टाइल कर दो, भेज दो, या फिर क्या वो वर्टिकली अपवर्ड कर दो, और तो बाकी कुछ ऐसे एंगल चुना नहीं है। तो क्या होता है हमारा, तो जो स्टैंडर्ड नोटेशन अपनी होती है ये होती है कि अल्फा, दूसरा क्या होगा 90 माइनस अल्फा से। तो अब मेरे को पता है कि यूज के साइन 2 90 माइनस अल्फा है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो रेंज ये होगी। तो मेरे को पता है कि ये कह रहा है कि रेंज तो सेम रहती है उसका, वहां से तो मुझे कुछ मिला ही नहीं है। तो रेंज सेम रहती है, लेकिन टाइम पीरियड क्या है, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, उड्डयन काल है, वो अलग अलग हो जाता है। जब अल्फा एंगल हो तो टी मान लिया हमने, और जब 90 माइनस अल्फा टी डैश। तो फिर अब मेरे को रेंज का फॉर्मूला मैंने दोबारा लिखा, उसको एक्सपेंड किया, फिर मैंने क्या किया, जी से मल्टीप्लाई जी से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ताकि टी और टी डैश के सिमिलर बना सके हम। आर इक्वल टू जी इंटू 2u साइन अल्फा बाई 2g इंटू 2u कोस अल्फा बाई जी, ठीक है। सिंपली पुट किया, आंसर हमने, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है, कोई इश्यू नहीं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा, v वेग से गतिमान एक कणिक सरल रेखा में निम्न प्रकार से v स्केयर इक्वल टू 2s स्केयर प्लस 4s प्लस 5 गतिमान है, s इक्वल टू 5, तो त्वरण बताना है। तो हमें त्वरण की नोटेशन तो ये है, ये बताना है हमें, और उसने v वेलोसिटी या वेग दे रखा है, s क्या डिस्टेंस दे रखा है, मतलब गति दे रखा है। तो अब मेरे को पता है कि ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मेरे को पता है कि dv बाई dt होता है, और या फिर d स्केयर s बाई dt स्केयर होता है। तो देखिएगा जब मैं यहाँ पे कैसे करूँगी, तो इसने मुझे क्या दिया है, इसने मुझे दिया कि v स्केयर इक्वल टू 2s स्केयर प्लस 4s प्लस 5, ठीक है।
तो अब मैं अगर विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या हो जाएगा, 2v इंटू डी वी बाई डी टी, ठीक है, 2s और एक 2 पहले ही था, ठीक है, 2 इंटू 2s इंटू डी एस बाई डी टी, ठीक है, प्लस 4 इंटू डी एस बाई डी टी प्लस 0, ठीक है। अब मेरे को पता है कि डी एस बाई डी टी क्या होता है अपना, यहाँ से अगर मैं बात करूँ v इंटू डी वी बाई डी टी एक्सेलरेशन हो गया, 4s इंटू डी एस बाई डी टी क्या हो गई, वेलोसिटी या वेग हो गया, 4 इंटू वेलोसिटी हो गई। तो ये v तो हर एक जगह से ही टाइम आउट हो जाएगा मेरा, 2a इक्वल टू 4s प्लस 4 हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 4s प्लस 4 बाई 2, और s की वैल्यू कितनी देर की, मेरे को s की वैल्यू से 5 देर की, तो 5 पुट कर दो यहाँ पे। तो जैसे मैंने 4 इंटू 5 प्लस 4 बाई 2, 24 बाई 2, कितना आ गया 12 आ गया। देखते हैं गाइस 12 आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। यस, अपना बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो गाइस देखिए हमने कुछ नहीं किया, सिंपल हमने एक्सेलरेशन का यूज किया। ये होता है, मेरे को ये पता कि एक्सेलरेशन डी बाई डी टी होता है, और वेलोसिटी मेरा क्या होता है, डिस्टेंस का डेरिवेटिव चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ये हो गया मेरा। तो ये हो गया, तो बस अब सिंपली मैंने यहाँ पे पुट किया, डिफरेंशिएट किया और आंसर निकाल दिया, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है गाइस, देखिए क्वेश्चन अपना लास्ट वन, क्या देखा इसने, यदि किसी कण में प्रक्षेपण कोण या प्रोजेक्टाइल एंगल 60 है और एक्सिस प्रासुप्रोटीन काल का अनुपात 5:2 का अनुपात है, तो प्रक्षेपण का वेग क्या होगा। अब प्रक्षेपण का वेग का पूछा है, u निकालना है, अल्फा में 60 दे रखा है, एक्सिस प्रास और क्या दे रखा है मेरे को, उड्डयन काल का अनुपात, ठीक है। मतलब क्या है कि आर और टी का रेशो क्या दे रखा है, 5:2 दे रखा है, ठीक है। तो अभी अभी हमने जो फॉर्मूला हमने पुट किया था डायरेक्ट वेग, तो अभी मेरे को पता है कि क्या यहाँ पे क्या लिखा, वो क्या लिखा हमने यहाँ से कि आर बाई टी इक्वल टू 5/2, आर क्या होता है, होता हमारा आर इज यू स्केयर साइन 2 अल्फा, ठीक, सॉरी गाइस एक मिनट, क्या होता है यू स्केयर साइन 2 अल्फा बाई जी, और डिवाइड बाई टाइम पीरियड क्या होता है 2u साइन अल्फा बाई जी, यही होता है ना। तो अब ये किसके बराबर है, 5/2 के। अब तो मेरे को कुछ सोल्व नहीं करना, एक g से तो मेरा g कैंसिल हो ही गया, दूसरा u से एक u कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या हो गया 2u, मैंने साइन 2 अल्फा को भी खोल लिया, 2u साइन अल्फा कोस अल्फा डिवाइड बाई 2 साइन अल्फा इक्वल टू 5/2। तो साइन अल्फा से साइन अल्फा कट गया, 2 से 2 कट गया, मेरे को यू ही तो निकालना है। तो अब u इक्वल टू 5/2 इंटू 1 बाई कोस अल्फा, अल्फा कितना है 60 दे ही रखा है, अल्फा कितना है 60 दे रखा है, तो फिर क्या हो जाएगा u इक्वल टू 5/2 गुना 1/कोस 60, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है अपने 5/2 गुना 1/2, तो 2/1 हो जाएगी 5, ठीक है। तो मेरी क्या होगी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 5, तो 5 है क्या कोई ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो होप सो गाइस आप लोगों को पसंद आया होगा सॉल्यूशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।